हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो हर रोज़ की तरह ही आज भी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ टॉपिक है वो कैसे इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो इसका जो पीडीएफ होगा वो एक्जिया आईएएस एकेडमी के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें अवेलेबल होगा। आप उससे इसको अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। ओके, तो हम इसमें आपको सिर्फ यही दिखाएंगे कि ये जो भी टॉपिक है कैसे इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। ओके, तो जो पहला आर्टिकल है, लगभग 14 आर्टिकल है और उसमें से जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग आपका जो रिपब्लिक डे 2025 हमारा हो गया कल। तो उसमें कौन कौन से आपके इवेंट्स थे। ओके, जो भी प्रोग्राम्स थे उसका डिटेलिंग मेंशन कर दिया गया है। तो जो थीम था स्वर्णिम भारत और इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन है गोल्डन इंडिया हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। इसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन है उसके बारे में डिस्कस किया गया। 75 ईयर्स सेलिब्रेट किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट का, और जो भी आइडियल्स है उनके बारे में प्रेसिडेंट मैडम ने बताया। ओके, जैसे कि जो भी आइडियल्स है लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। ओके, उसके बाद डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, इन सब के बारे में। ओके, उसके उपरांत बी आर अम्बेडकर साहब को भी ट्रिब्यूट किया गया और फिर बिरसा मुंडा साहब को भी ट्रिब्यूट दिया गया। ओके, इसके अलावा मिलिट्री डिस्प्ले में आपका जो भी हमारा वेपन सिस्टम है, ब्राह्मोस है, पिनाका है, फिर प्रलय मिसाइल सिस्टम है, उनको डिस्प्ले किया गया। फिर इंडोजेनियस जो भी इनोवेशंस हमारे रहे हैं, ATAGS आर्टिलरी गन शो किया गया बाय DRDO। ओके, फिर संजय सर्विलियंस सिस्टम भी शो किया गया बाय DRDO। और कैसे कल्चरल शोकेसेस दिखाए गए, उसमें हमारे 31 टोटल झांकी मेंशन की गई है। ओके, और परफॉर्मेंस एंड ट्रिब्यूट्स दिए गए। तो इसमें सभी चीजें मेंशन की गई है, इन डिटेल आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर दूसरे की ओर। ओके, तो जो आर्टिकल नंबर दूसरा है वो बात करता है रिगार्डिंग जो गाजा में क्राइसिस हुआ है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने क्या कहा उसके रिगार्डिंग ये सारी चीजें डेवलप हुई है, और जो भी हमारे हिस्टोरिकल जेनोसाइड्स रिलेटेड इंसिडेंट्स है उसके बारे में भी इसमें मेंशन किया गया है। ओके, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड साहब ने सजेशन दिया कि जो भी पैलेस्टीनियन रिफ्यूजी है उनको शिफ्ट किया जाए फ्रॉम गाजा टू जॉर्डन एंड इजिप्ट। ओके, तो इसमें जॉर्डन एंड इजिप्ट ने इसको नकारा है, और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उन्होंने भी इस चीज को कंडेम किया है। इसके उपरांत ट्रम्प साहब ने जो बैन था इसराइल के ऊपर जो भी आर्म्स एक्सपोर्ट का उसको लिफ्ट किया है, और 2000 पाउंड बॉम्ब शिपमेंट्स इसराइल में भेजने का फैसला लिया है। ओके, और उसके बाद जो भी स्टेट ऑफ गाजा है, मतलब गाजा में कैसा अभी कौन से स्टेट में है गाजा, तो उसके बारे में भी इसमें डिटेल्स मेंशन की गई है। जैसे कॉन्फ्लिक्ट दैट किल ओवर 47,000 पीपल। ओके, तो 47,000 पीपल इसमें मारे गए हैं, और डिस्ट्रक्शन हुआ है लगभग 90% घरों का, हेल्थ जो केयर है उसका, फिर एजुकेशन फैसिलिटीज का। ओके, तो पूरा एंटायर जो पॉपुलेशन है वो डिस्प्लेस हो चुकी है, और जो भी सोशल एमिनिटीज और आपके इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे वो सभी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ओके, तो कल भी हमने एक आर्टिकल देखा था कि कैसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इंडिया को अर्ज कर रही है आपका गाजा रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं हिस्टोरिकल जेनोसाइड्स एंड इंटरनेशनल इनएक्शन। तो इसमें इस आर्टिकल में ये रिफ्लेक्ट किया गया है कि कैसे जो हिस्टोरिकल जेनोसाइड्स हुए हैं पास्ट में, ओके, इंक्लूडिंग जो हिटलर का एट्रोसिटीज था ऑन ज्यूज। ओके, उसके बारे में, और कैसे इंटरनेशनल एक इन एक्शन देखा गया है, इंटरनेशनल लेवल में कैसे लोग डिवाइडेड है इन सब मुद्दे, इन जिनोसाइड्स को लेके। ओके, कैसे इनएक्शन देखा जा रहा है उसके रिगार्डिंग ये बात करता है। तो होलोकास्ट जो है 1945 का, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय पे, वो आप इसमें देख सकते हैं कि 6 मिलियन जो जीव थे, रोमा थे, सिंटी थे, उनको उनका कत्ल कर दिया गया था। ओके, तो ये चीज बहुत ही इनह्यूमन है। ओके, ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है ये चीजें। फिर भी क्या है, हम पास्ट में हो या प्रेजेंट में जो गाजा इंसिडेंट है उसमें भी ये सब चीजें अभी भी देख सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही शर्मनाक है ह्यूमैनिटी के लिए। तो की जेनोसाइड्स पोस्ट होलोकास्ट, तो हिटलर का होलोकास्ट के बाद और भी इंसिडेंट्स आप देख सकते हैं। कंबोडिया में 1975 से लेके 79 के बीच 2 मिलियन पीपल को एग्जीक्यूट कर दिया गया। बहुत लोग स्टारवेशन से मर गए, फोर्स लेबर के वजह से मर गए। ओके, फिर आपका कोल्ड वार जो डायनेमिक्स था वो कैसे प्ले कर रहा था इन चीजों में, वो भी आप इससे समझ सकते हैं। फिर रवांडा 1994 में आपका 8 to 10 लाख पीपल
ओके, कि मारे गए थे 100 दिन के अंदर। ओके, फिर आपका इसमें कैसे इवन जो पीस कीपर्स था वो फेल्ड कर गया, वो भी आप इसमें देख सकते हैं। तो इन फ्यूचर क्वेश्चन बनता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए, फ्यूचर में एक ह्यूमन के जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन उसमें क्या है, एक फेलियर देखा गया है, पूरा ग्लोबल कम्युनिटी का भी देखा गया है और जो भी इंस्टीट्यूशंस है उनके भी फेलियर्स इसमें आप देख सकते हैं। बोस्निया में आपके 8,000 बोस्नियन मुस्लिम किल्ड। ओके, वो भी क्या हुआ, जो आपका यूएन रीइंफोर्समेंट था उसके पहुंचने में क्या हुआ, लेट हो गया। ओके, अगर ये समय पे पहुंचती, ओके, पीस कीपर्स वहां पे होते तो क्या होता, ये 8,000 लोग बच जाते। तो ये एक फेलियर दिखा रहा है यूएन का। ओके, तो रीइंफोर्समेंट फॉर यूएन पीस कीपर्स वर डिलेड, हाईलाइटिंग इंटरनेशनल इन एक्शन। तो इन एक्शन को ये दिखा रहा है। फिर दरफुर, सूडान के दरफुर में आप देख सकते हैं कैसे लगभग 2 लाख पीपल किल्ड। ओके, और आईसीसी ने ये क्लासिफाइड भी किया है एज जीनोसाइड। ओके, तो आईसीसी क्या करता है, जीनोसाइड, वॉर क्राइम्स, इन सभी चीजों के ऊपर वर्क करता है। ओके, तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं, बहुत ही दर्दनाक चीजें हैं ये। ओके, और ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। ओके, फिर ट्रम्प का जो भी गाजा प्रपोजल है, वो अभी जो भी आपको दिखाए वही सब इसमें मेंशन कर दिया गया है, कैसे रीलोकेशन प्लान के बारे में जो भी था वो बताया अभी आपको, आर्म सप्लाई टू इजराइल। ओके, पैलेस्टीनियन लीडरशिप का क्या रेस्पॉन्स रहा है। ओके, फिर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जिनोसाइड एग्जांपल्स हमने देखे। ओके, ग्लोबल इनएक्शन, कैसे फेलियर टू प्रिवेंट एट्रोसिटीज, जो भी अत्याचार है उसको रोकने में कैसे जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस है, ग्लोबल कम्युनिटी है, फेल्ड हो रही है, वो हमने देखा। फिर कैसे आईसीसी इन्वेस्टिगेशन करता है वार क्राइम एलिगेशंस को, वो सब आप इस चीज से समझ सकते हैं। ओके, तो इन सभी चीजों को आपको अच्छी तरह से समझना है। और ऐसे देखिए, आप ये जो भी आपका इसमें एक चार्ट में दिखाया गया है, तो ये चार्ट से आप क्या कर सकते हैं, सभी चीजों को इजीली याद रख सकते हैं। और आपको एग्जाम में, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा, ओके, ईच क्वेश्चन के लिए 8 से 10 मिनट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, 10 मार्कर, 15 मार्कर। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, सभी चीजों को 150 से 250 वर्ड के बीच में ही समझना है और उसको लिखने की कोशिश करनी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर एक्सट्रीमिस्ट कॉल टू बॉयकॉट सेलिब्रेशन फेल्स। ओके, तो 26 जनवरी का जो रिपब्लिक डे होता है या फिर जो भी नेशनल फेस्टिवल्स या भी नेशनल हॉलीडे होते हैं, उसमें देखा जाता है कि जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, स्पेशली आप नॉर्थ ईस्ट से हो या फिर जो टेररिज्म ग्रुप है जम्मू एंड कश्मीर में हो या फिर आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो रेड कॉरिडोर एरिया में, वो सभी क्या करते हैं, इन नेशनल फेस्टिवल्स को बॉयकॉट करने के लिए लोगों को थ्रेट करते हैं। तो ये उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इसके देखा गया है कि जो बॉयकॉट का कॉल है उसको लोग डिसोबे करके किस तरह से क्या है, पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं नेशनल फेस्टिवल में। ओके, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल आया है। और इसके उपरांत भी आपका कल आसाम में एक्सप्लोजन भी देखा गया है गुवाहाटी में। तो ये सब चीजें क्या है, एक हमारा जो देश का जो सिक्योरिटी कंडीशन है उसको दिखाती है, और कैसे अभी भी देश के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ओके, वो कैसे अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको नहीं मान रहे हैं, जो देश का जो सोवरेनिटी है उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, बाकी जो भी डेवलपमेंट्स है वो आसाम के लिहाज से दिखाया गया है एज वेल एज नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से दिखाया गया है। तो आप यूपीएससी एज वेल एज हमारा जो भी नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट स्टेट्स के स्टेट पीसीएस है उसके लिहाज से ये टॉपिक क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, यूपीएससी के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो भी मतलब आपका व्यू है, ओके, जितने भी सीएम कल अपना व्यू रखे हैं, फिर स्टेट गवर्नर ने जो व्यू रखा है वो इसमें मेंशन किया गया है। तो ये क्या होगा, आपके आंसर राइटिंग में मदद करेगा। ओके, तो आप इसको पढ़िएगा, इजी वर्ड में लिखा है, आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। फिर सिक्योरिटी एंड एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज। ओके, जो भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो कैसे चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। फिर डेवलपमेंटल इनिशिएटिव अनाउंस, तो क्या क्या डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स अनाउंस किए बाय हमारे सीएम हिमंत बिश्व शर्मा जी, तो ये सब चीज भी आप देख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन आसाम, ओके, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, पेंशन पॉलिसी, ये आपको देखना होगा। नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन मेंशन कर दिया गया है, तो
कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो इसमें डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन असम से सेकंड टायर सिटीज लाइक डिब्रूगढ़ एंड तेजपुर। ओके, तो इसको क्या करना है, ये तो ऐसे एपीएससी स्पेसिफिक है, लेकिन आप इसको यूपीएससी स्पेसिफिक कैसे देख सकते हैं, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ तो देश का कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, उस वैसे आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपका ये क्वेश्चन जो है, एनालाइज द सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज ऑन नेशनल सेलिब्रेशंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया गया है। तो ये आप क्या है, यूपीएससी जैसे एग्जाम में आप देख सकते हैं स्पेशली। ओके, या फिर नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट है, उनके जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है, उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें फिर ऐसे टॉपिक भी है, ओके, कि द रोल ऑफ डेवलपमेंट इन काउंटरिंग एक्सट्रीमिज्म इन इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो नॉर्थ ईस्ट में एक्सट्रीमिज्म बढ़ने का एक रीजन क्या है कि यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बहुत कम है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। ओके, यूथ मिसलीड हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है टू काउंटर एक्सट्रीमिज्म इन नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स। ओके, तो उसको क्या है, आपको इसमें डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म कैसे लिंक्ड है उसको आपको समझना जरूरी हो जाता है फ्रॉम जीएस पेपर 3 पर्सपेक्टिव, जिसमें हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अ चेकलिस्ट फॉर दी ध्रुव हेलीकॉप्टर इन्वेस्टिगेशन। तो रिसेंटली देखा गया कि जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है, जो इंडिजीनियसली डेवलप हेलीकॉप्टर है बाय हॉल, ओके, तो उसमें क्या है, कुछ आपके फैटल एक्सीडेंट्स देखे गए हैं रिसेंटली। तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, ओके, उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं, ओके, अब तक कितने क्या चीजें एक्सप्लोर की गई है, कि क्या फॉल्ट है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे डिफेंस के लिए और हमारा जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके लिए ये जो भी ड्रॉबैक्स है इसको टेकल करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। ओके, तो चैलेंजेस क्या है विथ ध्रुव हेलीकॉप्टर, तो टेक्नोलॉजिकल एंड ऑपरेशनल इश्यूज देखे गए हैं, जैसे केबिन वाइब्रेशन है, रेन वाटर लीकेजेस है, प्री मेच्योर मेन गियर बॉक्स विड्रॉल्स है। ओके, फिर न्यू इश्यूज कौन कौन से आए हैं, फिर सप्लाई एंड मेंटेनेंस में क्या क्या प्रॉब्लम है, कि सप्लाई तो हो गया लेकिन मेंटेनेंस में क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। ओके, जैसे पोर अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। ओके, तो ये सभी चीजें हमको क्या करना होगा, मिटिगेट करना होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर रिपीटेटिव एक्सीडेंट्स, ओके, एटलीस्ट 6 एक्सीडेंट्स लिंक टू फ्लाइट कंट्रोल इश्यूज देखे गए हैं। तो इनका क्या है, जो रूट कॉज है वो अभी भी नहीं खोजा जा सका है, तो उसको खोजना है और आपका जो भी फॉल्ट है उसको रिपेयर करना है। ओके, फिर रिकमेंडेशंस फॉर एड्रेसिंग चैलेंजेस इसमें मेंशन कर दिए गए हैं, तो आप ये सभी चीजें देख सकते हैं। तो ये एकदम इजी शब्द में ही मेंशन कर दिया गया है, जैसे इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा। ओके, अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हॉल ही इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। ओके, फिर आपका जो भी फोकस ऑन इम्प्लीमेंटेशन स्पीड, ये सब चीजें हमें प्राप्त करनी होंगी। ओके, फिर वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर इंडियाज हेलीकॉप्टर प्रोग्राम, तो क्या इम्प्लीकेशन पड़ सकता है इंडिया का जो हेलीकॉप्टर प्रोग्राम है उसमें। ओके, तो इम्पैक्ट कर सकता है ये फ्यूचर हेलीकॉप्टर प्रोग्राम्स को। ओके, तो उसके बाद आपका प्रोफेशनलिज्म इन डिसीजन मेकिंग। ओके, तो हमें क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है प्रोफेशनलिज्म को, जितना प्रोफेशनलिज्म होगा, जितना एक्सपर्टीज होगा, उतने ही जो भी प्रॉब्लम्स है वो कम होंगे। फिर नेशनल सिक्योरिटी एंड रेप्यूटेशन का भी एक सवाल आ जाता है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, सेफ और रिलायबल हेलीकॉप्टर्स बनाने हैं। ये हमारे देश के लिए भी क्या होगा, अच्छा होगा, हमारे देश की सिक्योरिटी, हमारी देश की इकोनॉमी के लिए, एज वेल एज हम क्या कर सकेंगे, ग्लोबल जो वैल्यू चेन है, ओके, उसमें भी हम ऐड कर सकेंगे दूसरे देशों को, हमारा जो भी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग है वो हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ओके, ओके, तो इसमें प्रीलिम्स में कैसा क्वेश्चन बन सकता है वैसे मेंशन कर दिया गया है। ओके, उसके बाद आपका मेंस में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसे में कैसा क्वेश्चन बन सकता है, द रोल ऑफ इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी। ओके, तो एक दो टॉपिक में आपको एक दो क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बाकी आप इससे देख के ये सभी टॉपिक समझ के इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। एविएशन सेफ्टी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया सेल्फ रिलायंस गोल। ओके, तो ये सभी चीजें हमें देखनी जरूरी हो जाती है। इसी के साथ आपको मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये सभी स्कीम्स को भी जोड़ के इसको देखना है। ओके,
तो इस नोट में भी ये सभी चीजें मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। फिर ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया और इंडोनेशिया के रिगार्डिंग आया है, तो आप देख सकते हैं कि लास्ट जो भी हमारा 3-4 दिन का एनालिसिस है उसमें हम लगातार इंडिया और इंडोनेशिया का जो रिलेशन है वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके, उसका जो भी पास्ट हमारा कोलैबोरेशन था, ओके, फिर हमारे नाम में जो रोल था, फिर बांडुंग कॉन्फ्रेंस क्या था, ओके, और फिर रिसेंट हमारे कैसे इकोनॉमी में, कल्चरल टाइज में, ओके, इन सभी चीजों में हम कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो सभी चीजों को आपको एग्जाम के लिहाज से समझना जरूरी हो जाता है, और ये लगातार न्यूज़पेपर में बना हुआ है, तो ये इससे आप फ्यूचर में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो भी चीजें हैं हमने 2-3 दिन से आपको हम बता ही रहे हैं, तो उसी में क्या है, थोड़ा बहुत एडिशन है। आपने जो वो पहले 2-3 दिन से हमारा पीडीएफ आप पढ़ रहे होंगे, तो उसमें ये भी पढ़ लेंगे ना, तो आपका क्या होगा, आप 2-3 दिन से जब एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं लगातार, तो ये आपके क्या होता है, ब्रेन में सभी चीजें इम्प्रिंट हो जाती है, एक आप अच्छा आइडिया आपको हासिल हो जाता है, और एग्जाम पर लिहाज से क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि आपको क्या है, रेगुलर न्यूज़पेपर के जो भी डेवलपमेंट्स है उसको ट्रैक करते रहना होता है। तो मैं आप सभी से ये भी गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारा जो पीडीएफ है, ओके, उसको आप हॉलिस्टिकली उसको देखें, हमेशा देखें, एक दिन भी उसको मिस मत करें। ओके, तो फाइनली आप देखेंगे बिफोर एग्जाम आपको ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अगला टॉपिक है हमारा, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ये तो हमने देख लिया। ओके, तो ये इंडिया इंडोनेशिया के जो रिलेशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। ओके, तो अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग अवार्ड। ओके, जो भी पद्मा अवार्ड्स है उसको लेके क्या है, थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सीज देखा गया है। एक फेडरलिज्म में क्या है, एक कन्फ्लिक्ट आया है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जो तेलंगाना ने जिन भी दिग्गज लोगों को रेकमेंड किया था सेंटर को, उनका नाम नॉमिनेट नहीं किया गया, तो उसी को लेके क्या है, ये थोड़ा सा एक डिबेट छिड़ा है। तो इसमें क्या है, अभी आप ये जो डिबेट है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, कि ये कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन में आपको, या फिर अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन आपको बना के दे सकता है, पूछा जा सकता है कि ये कैसे इम्पैक्ट कर सकता है सेंटर स्टेट रिलेशन में, या फिर आप एग्जाम्पल के तौर में भी ये मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि critically analyze the impact of federalism on cultural representation in India with examples। तो एग्जाम्पल में आपको अभी जो ये अवार्ड रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी है वो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, और भी मैं आपको इधर लिंकेजेस दिखाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो इसमें देखिए ये आपका क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चन, एनालाइज हाउ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन रिफ्लेक्ट इंडियाज डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रायोरिटीज। ये हो गया एक क्वेश्चन। ओके, फिर टू व्हाट एक्सटेंट डू सिंबॉलिक जेस्चर्स कंट्रीब्यूट टू इंडिया सॉफ्ट पावर ऑन द ग्लोबल स्टेज। ये ओके, ये उस रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, फिर भी मैं दिखाना चाहूंगा, कहीं मेंशन किया हुआ है। ओके, ये जो क्वेश्चन है, क्रिटिकली एग्जामिन द चैलेंजेस इन एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी इन नेशनल ऑनर्स लाइक द पद्मा अवार्ड्स। तो ऐसे क्वेश्चन आप इन फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर आप इसमें ये भी देख सकते हैं, डिस्कस द एथिकल डायमेंशंस ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इन नेशनल अवार्ड्स। तो कैसे जो एक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन है वो दिया जाए नेशनल अवार्ड्स में, और नेशनल अवार्ड में क्या है, द अवार्ड शुड रिफ्लेक्ट मेरिट एंड एक्सीलेंस। ओके, ये जो भी अवार्ड दिए जाते हैं ये मेरिट को और एक्सीलेंस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए, ना कि कोई पॉलिटिकल और रीजनल कंसिडरेशंस को। ओके, तो पॉलिटिकल एंड रीजनल कंसिडरेशंस को जब आपका रिफ्लेक्ट किया जाता है तभी ये क्या हो जाता है, पॉलिटिसाइज्ड हो जाता है। ओके, और जो कंट्रोवर्शियल फिगर्स को भी डिफरेंट समय में देखा गया है कि अवार्ड्स मिले हैं, तो वो भी लेके क्या है, एक कन्फ्लिक्ट, अलग ही कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो आप इन फ्यूचर क्या है, ये जो टॉपिक है
पद्मा अवार्ड्स के रिगार्डिंग जो भी कंफ्लिक्ट है उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन एग्जाम में फेस कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से सभी चीजों को इसमें सजा दिया गया है। आप ये देख सकते हैं जैसे ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस अवार्ड्स में नहीं देखे गए हैं, एलिगेशन ऑफ फेवरेटिज्म हो रहा है, रीजनल बायस देखे जा रहे हैं। ओके, इक्विटेबल रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। ओके, फिर जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है वो क्या करता है, जो अवार्ड है उसका जो क्रेडिबिलिटी है उसको डाइल्यूट करता है। ओके, क्योंकि ये एक बहुत ही ऑनररी अवार्ड है, तो इसका क्रेडिबिलिटी डाइल्यूट होना अपने आप में एक चिंता का विषय बन जाता है। तो ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। और एक सेंटर स्टेट के बीच में अवार्ड्स को लेके कैसे कन्फ्लिक्ट देखा जाता है वो भी आप देख सकते हैं। ओके, चलिए अगले टॉपिक के तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये अगला टॉपिक क्या है, आसाम स्टेट के रिगार्डिंग है। जो आसाम के टी वर्कर्स है प्रोन टू पोस्ट टीबी फंगल डिजीज, तो जो पोस्ट टीबी जो फंगल डिजीजेस होते हैं ओके उसके रिगार्डिंग ये है। तो इसमें क्या है, पूरा का पूरा हेल्थ केयर का जो कंसर्न है, टीबी और जो भी पोस्ट आपका फंगल इन्फेक्शन से या फिर डिजीज देखे गए हैं उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है। ओके, ऐसे हेल्थ जो भी कंसर्न है वो कम्युनिटी के ऊपर कैसा इम्पैक्ट डालता है, उनकी जो इकोनॉमिक सस्टेनेंस है उसके ऊपर कैसा इम्पैक्ट डाल सकता है, उसके लिहाज से ये टॉपिक आपको देखना है। ओके, तो इसमें प्रोबेबल सॉल्यूशंस एंड ऑल हमने मेंशन कर दिए हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, रिस्क फैक्टर कितने हैं। ओके, फिर आपका प्रेवलेंस एंड इम्पैक्ट कितना है। ओके, फिर आपका इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया क्या हो सकता है। ओके, फिर आपका इसमें इसको कैसे हम ग्लोबल लेवल पे कंपेयर करके देख सकते हैं कि आसाम में क्या है आपका इसका प्रॉब्लम 1 लाख में 60 को होता है, और नाइजीरिया जैसे जैसे देशों में जो हमसे बहुत ही पिछड़े हैं वहाँ पे 20 से 50 है लगभग। तो इन चीजों को आप देख सकते हैं। फिर लेसन क्या ले सकते हैं हम अफ्रीका से, तो अफ्रीका ने क्या किया है, इन कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर्स में इन्वेस्ट किया है, तो हम भी वो कर सकते हैं। ओके, फिर अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, टारगेटेड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज हम ले सकते हैं। ओके, तो यही सभी चीजें इसमें मेंशन कर दी गई है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग डॉक्टर के एम चेरियन के बारे में। ओके, तो के एम चेरियन का रिसेंटली निधन हुआ है। तो उनका क्या था, बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन था मेडिकल के फील्ड में, स्पेशली जो वल्नरेबल और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन थे उनको ये फ्री में जो कार्डियक ट्रीटमेंट थे वो प्रोवाइड करते थे। तो इसी के रिगार्डिंग ये टॉपिक आया है। तो ये भी आपके एग्जाम लिहाज से क्या होता है, बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो भी डॉक्टर के एम चेरियन साहब है इन्होंने मदर टेरेसा के साथ भी काम किया है, तो उस लिहाज से क्या होता है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इनके जो भी कंट्रीब्यूशन है इसमें मेंशन किए गए हैं, जैसे इंडिया फर्स्ट कोरोनरी बाईपास सर्जरी इन्होंने किया है, फर्स्ट हार्ट लंग ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया किया है, सेकंड कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया किया है। तो ये सभी चीजें आप इससे समझ सकते हैं। ओके, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्कड क्लोजली विथ मदर टेरेसा। सो इतने बड़े जो रिनाउंड पर्सनालिटी है उनके साथ, सोशल वर्कर है उनके साथ काम किया है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, इनका भी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, तो ऑफरिंग सर्जरीज एट मिनिमल कॉस्ट ओके टू द अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। ओके, तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर आपका ये एथिक्स के पेपर से या फिर जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो कैसे आपका डॉक्टर साहब का जो एम्पैथी था उसके लिए कैसे आप एम्पैथी को हम कैसे अपने अंदर बिल्ड कर सकते हैं। ओके, फिर आपका यहाँ पे कैसे कंपैशन डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि उनका कंपैशन और आपका एम्पैथी था, इसीलिए क्या कर पा रहे थे डॉक्टर के एम चेरियन साहब, लोगों को सर्विस दे पा रहे थे। तो ये सभी चीजें हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी जरूरी हो जाती है, और आप इनका नाम एग्जाम्पल के तौर पे भी मेंशन कर सकते हैं एथिक्स पेपर में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये जो अगला टॉपिक है ये डायनासोर का जो भी इवोल्यूशन है उसके बारे में बात करता है, और डायनासोर के इवोल्यूशन के साथ ही ये जो पूरा अर्थ का इवोल्यूशन है, ओके, अर्थ में लाइफ का जो इवोल्यूशन है उसके बारे में भी बात करता है। ओके, तो ये सभी चीजें हमें क्या है, ज्योग्राफी, पहले तो हमें ज्योग्राफी का जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इसमें ये समझने के लिए हमें ओके गोंडवाना लैंड के बारे में
समझना होगा। फिर हमारा जो भी पेंजिया था, पेंजिया कैसे था, फिर कैसे इसके दो टुकड़े हुए, कैसे लॉरेशिया फॉर्म हुआ, कैसे गोंडवाना फॉर्म हुआ, तो ये सभी चीजों को इसमें क्या किया गया है, समाप्त किया गया है। तो ये सभी चीजें आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कौन कौन सी अंडरस्टैंडिंग इससे लेनी होगी। अंडरस्टैंडिंग द आर्ट्स, प्री हिस्टोरिक जियोग्राफी। ओके, फिर आपका हमें अंडरस्टैंडिंग लेना होगा जो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ था। ओके, जो जिस कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से क्या हुआ था, जो पेंजिया लैंडमास था वो कैसे दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ था, फर्दर इसके कैसे टुकड़े हुए थे। तो ये सभी चीजें हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी में समझते हैं। और प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे वर्क कर रहा है, ये सभी चीजें हमें कंटिनेंटल जो ड्रिफ्टिंग है उसके साथ समझनी होती है। ओके, फिर ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, ये हमने इसमें बतला दिया है। और नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इसरो का जो भी आपका अचीवमेंट्स है उसके बारे में बात करता है, रिसेंट जो भी अचीवमेंट्स है और फ्यूचर में कौन कौन से हमारे एम्बिशियस मिशन होने हैं उसके रिगार्डिंग ये बात करता है। ओके, तो जो PSLV C60 मिशन था ये भी हमने पास्ट जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है उसमें अच्छी तरह से कवर किया था। जो स्पेडेक्स मिशन था उसमें कैसे हमने जो डॉकिंग अनडॉकिंग में सफलता प्राप्त की है, तो वो हमें जानना जरूरी हो जाता है। तो स्पेडेक्स मिशन जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, हमारे जो भी फ्यूचर मिशन है, जैसे हम एक स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है, डॉकिंग अनडॉकिंग का जो भी मैकेनिज्म है वो हमें समझना और हमें उसमें सफलता प्राप्त करना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले प्रीलिम्स में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनेगा, स्पेडेक्स सैटेलाइट के रिगार्डिंग। ओके, POEM 4 मॉड्यूल के बारे में। ओके, तो ये सभी आप बाकी जो भी साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है बाय अमेठी यूनिवर्सिटी, ओके, ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या आने वाले हैं, चंद्रयान 4 आने वाला है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इट मींस स्पेस स्टेशन आने वाला है, और ये क्या होगा, इंडिजेनियस होगा। ओके, और हम अपना जो इंडिया का ह्यूमन प्रेजेंस है इन स्पेस वो इंश्योर करने वाले हैं। फिर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट होने वाला है, वो होगा गगनयान मिशन। ओके, फिर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल आने वाले हैं। तो ये सभी चीजें आप समझ सकते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग शुड गवर्नर्स हेड द स्टेट यूनिवर्सिटी। तो अभी देखे गए हैं जो भी अपोजिशन पार्टी लेड स्टेट्स है वहां पे जो गवर्नर है, जो क्या है, आपके वाइस चांसलर भी है स्टेट यूनिवर्सिटीज के, तो उसके रिगार्डिंग क्या है, एक ये डिबेट छिड़ा हुआ है। ओके, और आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें जो भी ऑटोनॉमी है वो कैसे वायलेट हो रहा है उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, और कैसे जो भी इशू अभी आ रहा है उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जा सकता है, इसके क्या क्या पॉसिबल आपके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल मेंशन करता है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि इससे भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है इन फ्यूचर में। ओके, तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ओके, तो आपका पहला तो जो भी चांसलर का अपॉइंट, गवर्नर एज ए चांसलर जो है, वो जो भी प्रैक्टिसेस है ये कॉलोनियल एरा से ही चलती आ रही है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस समय में भी हमने इसको क्या किया, कंटिन्यू बनाए रखा। तो इसमें अगर आप देख सकते हैं कि गवर्नर एज चांसलर उनका क्या क्या पावर्स होते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या होता है। ओके, फिर आपका नेक्स्ट, आप इसमें देख सकते हैं कैसे कि कैसे इसको पॉलिटिसाइज किया गया। ओके, आपका अर्ली 1947 से 67 तक कैसा रोल था, फिर पोस्ट 1967 कैसा हुआ। ओके, और कौन कौन से चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म देखे जा रहे हैं। ओके, तो डुअल अथॉरिटी, यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग देखा जा रहा है, डिले देखा जा रहा है, एंड पैरालिसिस देखा जा रहा है यूनिवर्सिटीज के जो भी डिसीजंस लिए जाने हैं उसमें। ओके, लैक ऑफ एक्सपर्टीज देखा जा रहा है, क्योंकि जो गवर्नर साहब है जरूरी नहीं है कि वो एकेडमिक फील्ड में एक्सपर्ट हो। तो इन सभी चीजों को क्या करना है, ये एक्चुअली ड्रॉबैक्स है, तो इन्हीं चीजों को हमें एड्रेस करना होगा। ओके, ओके, तो इसके ऊपर क्या है, इनसाइट्स फ्रॉम कमिटीज एंड कमीशंस। तो जो डिफरेंट कमिटी एंड कमीशन बनी है इन आपका सेंटर स्टेट रिलेशन को ठीक करने के लिए, वो कमिटी इस रिगार्डिंग ओके क्या सुझाव देती है, जैसे राजा मन्नार कमेटी है,
ओके, वो कहती है कि गवर्नर एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जो गवर्नर है उनको एक्ट करना है ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। फिर सरकारिया कमीशन, ये भी बहुत फेमस है, तो इन्होंने क्या कहा, ओके, कि गवर्नर को जरूरी है चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करना। फिर एम पुंची कमीशन है, ओके, तो इन्होंने सजेस्ट किया है कि गवर्नर्स फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेट अपॉइंट, तो गवर्नर को जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें फोकस करने के लिए कहा गया है। और स्टेट को ये दायित्व दिया गया है कि जो भी चांसलर्स है उनको स्टेट द्वारा अपॉइंट किया जाए, ओके, इंस्टेड ऑफ गवर्नर। तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं और ये कमिटीज आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं, ओके। फिर आपका इसमें देख सकते हैं अल्टरनेटिव मॉडल फॉर रिफॉर्म, तो क्या अल्टरनेटिव मॉडल लिया जा सकता है, ओके। गवर्नर को सेरेमोनियल चांसलर के तौर पे रखा जा सकता है, उनका जो पावर है उसको कम किया जा सकता है, ओके। फिर चीफ मिनिस्टर एज चांसलर भी रखा जा सकता है। तो इसमें ये भी अपने आप में एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर स्टेट यूनिवर्सिटीज के चांसलर हो गए तो उसमें भी क्या है, यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिसाइजेशन देखा जाएगा। लेकिन क्या है, जैसे वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, तमिलनाडु है, उन्होंने ऑलरेडी इस रिगार्डिंग क्या किया है, बिल पास कर दिया है, लेकिन अभी भी प्रेसिडेंट का असेंट मिलना बाकी है, ओके। तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ओके। फिर आप पाथ टू रिफॉर्म, तो कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं, ये सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। और जो भी ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो भी हम ले सकते हैं, ओके। जैसे कनाडा के यूनिवर्सिटी से, यूएस के, इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको कॉपी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग व्हाई आर क्रिप्टो विड्रॉल्स बीइंग रेस्ट्रिक्टेड फॉर इन्वेस्टर्स, तो क्यों जो क्रिप्टो करेंसी है उसके विड्रॉल में क्यों रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है इन्वेस्टर के लिए, ओके। तो हाल ही में क्या किया गया है, जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस है जो क्रिप्टो करेंसी से डील करते हैं, जैसे आपका कॉइन डीसीएक्स है, तो ये क्या कर रहे हैं, विड्रॉल में लिमिट लगा रहे हैं। और ये जो विड्रॉल में लिमिट लगा रहे हैं उसका प्रोबेबल रीजन क्या है, कि ये जो भी विड्रॉल मनी है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज में यूज किया जा सकता है, टेरर फाइनेंसिंग में यूज किया जा सकता है, ओके। तो ये सभी इश्यूज की वजह से जो भी विड्रॉल का लिमिट है उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, ओके। तो ये भी एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग मुद्दा है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। इसके साथ आपका क्रिप्टो करेंसी के साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी पूछा जाता है, तो इनके रिगार्डिंग भी आपको प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखने होंगे, ओके। चलिए देखते हैं जो अगला टॉपिक है, और ये ओके, और ये आज के डिस्कशन का आखिरी टॉपिक भी नहीं, ये इसके बाद और एक टॉपिक है। तो ये टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग द मिसिंग टैक्स पेयर इन इंडियाज मिडिल क्लास, ओके। इंडिया loses 8 lakh crore a year in unpaid income tax due to exemption and tax evasion, तो एग्जाम्शन की वजह से कैसे मिडिल क्लास लोगों से हम टैक्स, हमारा गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन है वो कम हो रहा है, और कैसे टैक्स इवेजन किए जा रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। इसी के उपरांत ये आर्टिकल कैसे टैक्स आपका हैरेसमेंट किया जाता है, या फिर जो टैक्स टेररिज्म का कॉन्सेप्ट है वो क्या है वो समझना जरूरी हो जाता है। फिर हमारे जो भी आपके टैक्स नेट है वो कितना है, ओके, तो उसको और कितना बढ़ाना है, तो वो सभी चीजें हम समझ सकते हैं। इसके बाद जो भी टैक्स कलेक्शन है उसमें क्या ड्रॉबैक्स है, उसको कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, जो भी टैक्स पेयर है उनका क्या राइट्स रहेगा, क्या ड्यूटीज रहेंगी, इस रिगार्डिंग इन फ्यूचर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो चलिए आज का आखिरी आर्टिकल जो है वो देखते हैं। तो जो आखिरी आर्टिकल है वो बात करता है ए कैबिनेट कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ मस्ट टुडे। तो हम जानते हैं कि जो कैबिनेट कमेटी है वो आज के समय पे टोटल, मुझे जितना तक याद है, 8 कैबिनेट कमेटीज है, तो उसमें और एक कैबिनेट कमेटी स्पेशली ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रखने के बारे में सुझाव दिया गया है, क्योंकि आज के जो मॉडर्न एज है उसमें आप देख सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो उसके रिगार्डिंग जो भी पॉलिसीज बनानी है, जो भी डिसीजन मेकिंग करना है, जो भी लॉज बनाने हैं, उसके लिए क्या है, जब एक कैबिनेट कमेटी होगी स्पेशली ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी,
टेक्नोलॉजी, तो जो डिसीजन है वो रोबस्ट तरीके से लिया जा सकेगा और अच्छे जो पॉलिसीज है, लॉज है, वो फ्रेम किए जा सकेंगे, क्योंकि कैबिनेट कमेटी उसको जल्दी से उसके ऊपर समझ बना सकेगी। उसके बाद आपका ड्राफ्ट लेजिस्लेशन बन के वो पार्लियामेंट में जाएगा, तैयार होके लॉ बन के क्या करेगा, हमारा जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंसर्न्स है उसको दूर करेगा। तो उस लिहाज से क्या है, ये जो भी आर्टिकल है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो जाता है। तो इसका जो भी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल होगा, आप वहां से कलेक्ट करके इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।